बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर का ये एक और एपिसोड है। आज हम लोग फिर मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से ये रिपोर्टर्स कॉर्नर हम लोग करते हैं, हर हफ्ते आप लोग देखते हैं। आज क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो अफसुर्दा है और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमने देखा कि परसों पेश आया और पेशावर के अंदर तकरीबन 102 लोग अब तक की जो कन्फर्मेशन हुई, लोग शहीद हो गए, पुलिस के जवान थे, अफसरान थे। और ये वाक़या कोई पहला नहीं है। इससे पहले हमने बहुत सारी जानों के नजराने पेश किए, बहुत सारे हमारे जो शोधा हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो फ़ौज के हैं, चाहे वो FC के हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं। लेकिन ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा, कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा, ये बहुत सारे सवालात हैं। मेरे जहन में भी हैं, आप लोगों के जहन में भी हैं। और आगे हालात क्या बनने वाले हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, ये सारे मामलात हैं। क्योंकि हमारा दीन बहुत वाज़िया है। हमारा दीन बताता है कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसको चोरी की सज़ा मिलेगी, किसी ने कोई डकैती की है तो उसको जो सज़ा उसकी बनती है वो उसको ज़रूर मिलेगी, किसी ने कत्ल किया तो कत्ल करने वाला जो कातिल है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की कोई नरमी, कोई भी गुंजाइश जो है उसका कोई मामला नहीं है। लेकिन अब हमने ये फैसला करना है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमने चीज़ों को कैसे ठीक करना है और रियासत अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी और रियासती इदारों को किस तरह से परफॉर्म करना है। ये बहुत सारे सवाल आते हैं। आज भी हमारे साथ नेशनल प्रेस क्लब के अंदर एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है हमारे साथ और एक साबका IG जो पुलिस हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी जो मालूमात है वो उनसे ली जा सके और जो इस दौरान सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ वो कैसे निभाई जा सकती हैं या जो पुलिस की जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं, कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं साबिक IG इस्लामाबाद पुलिस ताहिर आलम खान साहब, आपको वेलकम करेंगे सर। थैंक यू। आपके साथ मौजूद हैं साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील करार साहब, आप क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं और बहुत बेहतर समझते हैं इस्लामाबाद पुलिस को, पुलिस के मामलात को। आपसे भी क्योंकि पुलिस के हवाले से बात हो रही है और पुलिस के हवाले से बात करेंगे, आपसे मालूमात हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ताहिर आलम खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, परसों का वाक़या आपके सामने है, मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं। आप क्योंकि पुलिस सर्विस में रहे हैं, बहुत आपने सर्व किया है, शकील करार साहब बहुत बेहतर पुलिस के बारे में जानते हैं, क्राइम की जो सूरत हाल होती है उसको बहुत अच्छे से रिपोर्ट करते हैं। मेरा अपना एक पुलिस का बैकग्राउंड है, मैं पुलिस के मामलात को बहुत बेहतर समझता हूँ। हम जो 3 लोग इधर बैठे हैं, हमें पुलिस के और फोर्सेस के मामलात के हवाले से बहुत बेहतर इन्फॉर्मेशन भी है। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने बराह रास्त सर्व किया है और परसों का जो वाक़या है, पुलिस IG जो हैं KP के उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल सिक्योरिटी लैब था और गलती मान ली गई, लेकिन ये गलती पहली दफ़ा नहीं हुई। ये मैं वैसे अप्रिशिएट करता हूँ IG खैबर पख्तूनख्वा को कि उन्होंने खुल के जो उनकी खामियां थी उन्हें तस्लीम किया। बिलअमूम हमारे यहाँ गलती मानने का रवाज नहीं है और उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन जो है उसमें बहुत से लोग हैं, रिहायशी भी हैं, दफ्तर भी हैं, कई DIGs के दफ्तर हैं उधर और दूसरे अफसरों के ऑफिस भी हैं। मैंने खुद पुलिस लाइन का विज़िट किया हुआ है कोई 2-3 मरतबा और इस मस्जिद में मैंने नमाज जुमा भी पढ़ा है। उस वक्त IG ऑफिस इसके पास होता था। तो पुलिस लाइन पेशावर में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको कतई ये तासर नहीं होता है कि ये कोई पुलिस लाइन है। ठीक हो गया, लगता लगता है कि आप किसी मोहल्ले में आ गए, जहाँ घर भी हैं, जहाँ बिल्डिंग भी है, एक गली के बाद दूसरी गली, दूसरी के बाद तीसरी। बिल्कुल ये कैफियत है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? ये गलत बात है। बदकिस्मती से हमारी पुलिस लाइन्स, अब इस्लामाबाद की पुलिस लाइन भी ऐसी होती जा रही है कि अफसरों के दफ्तर भी उधर बन रहे हैं और बाकी चीज़ें भी, रहायशी एरिया भी है। और लाहौर की पुलिस लाइन में भी मैंने देखा है, कुर्बान पुलिस लाइन में सेफ सिटी भी आ गया है, बेशुमार रिहायशों के अलावा बेशुमार दफ्तर बन गए हैं। तो पुलिस लाइन होती है जवानों के लिए, उनकी बैरकों के लिए और फिर एक ग्राउंड वगैरह ताकि उनकी ट्रेनिंग वगैरह का अमल वगैरह होता रहे और एक आध उनका अफसर होता है जो वहाँ पर होता है और छोटे रैंक के कुछ अफसर होते हैं। तो ये हमने जो पुलिस लाइन को चूचू का मुरब्बा बना लिया पुलिस लाइनों को। आप अंदाज़ा करें कि पेशावर की पुलिस लाइन में एक वक्त में 10-10, 12-12 अफराद दाखिल हो रहे होते हैं। अब इतने अफराद को आप तसल्ली के साथ चेक नहीं कर सकते। सेम मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो H11 की पुलिस लाइन है इसमें भी बेशुमार लोग दाखिल हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में पुलिस के जवान हैं। हमने एक ही जगह रखे हैं, उधर हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बना दिए हैं, जबकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग होने चाहिए। तो वो लोग आते जाते रहेंगे और उन पर जब बेइंतहा जब काफ़ी तादाद में लोग आते हैं तो उनकी को सही तरीके से चेक नहीं किया जा सकता। और यही कुछ मेरा ख्याल है पेशावर में हुआ है, कि पेशावर की पुलिस लाइन में हुआ है
कि वो प्रॉपरली उनको नहीं चेक कर सके। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो गया, जो कि मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि जिन ज़िलों में पुलिस की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ एक ही पुलिस लाइन की जगह पर मुख्तलिफ पुलिस लाइनें बनाएं, दफ्तर जो है उनको अलहदा करें, उनकी सिक्योरिटी का अलहदा बंदोबस्त हो, रिहायशें अलहदा हों, ताकि इस किस्म के वाक़यात पेश कम से कम आएँ या ना आएँ और चेकिंग मौसर तरीके से हो सके। तो ये तो एक चीज़ है उस जगह के हवाले से। लेकिन मजमूई तौर पर जो हमारे मुल्क में अभी गुज़श्ता 1 साल से टेररिज्म का सिलसिला शुरू हुआ, इसको अब ये हालात पीछे की तरफ जब 2007 में लाल मस्जिद के वाक़े के बाद हमने देखा इस्लामाबाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़या शुरू हो गए टेररिज्म के, तो मुझे तो फिर से हम उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी हमें बड़े भरपूर अंदाज में तैयारी करनी होगी हर लिहाज से। हमें मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हम अपनी जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं उसके सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, उनमें एंट्री के इश्यूज जो है, आप पारा थाने से के पास से गुजर के आया हूँ तो मुझे वो नहीं लगा कि हम एंट्री करते वक्त कोई पूछगिछ प्रॉपरली हो रही हो, कोई चेक किया जा रहा हो। तो ये या एक गाड़ी को एक वक्त में गुजरने दें, वो हमें फिर से अरेंजमेंट करने होंगे। शकील करार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब की, फिर से अरेंजमेंट क्यों करने होंगे? हमने अपनी तैयारी छोड़ी क्यों? हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़ीर आला हैं वो कहते हैं कि 40 साल से सिलसिला चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो जब 40 साल से सिलसिला चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, तो हमें तो हर वक्त हर लम्हा इस सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन तो हमारे बीच में बैठे हैं ना। शुक्रिया तनुल साहब। पहले मैं समझता हूँ कि ये जो निगरान वज़ीर आला की ये बात है वो जो वहाँ के शोधा है, ज़ख्मी हैं, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि उस ख़ानदान जो जिसका एक नौजवान मार गया उसकी हालत क्या होगी तो उनको पता होगा। ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा बात, असल बात यही है कि हमारे यहाँ इंतहाई बदकिस्मती रही है कि कोई बड़ा से बड़ा इंसिडेंट आप देख लें तो इंसिडेंट होने के बाद हमें होश आता है, हमारी आंखें खुलती हैं, उससे पहले कभी कुछ नहीं होता। अभी अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, आजकल भर्तियों का अमल जारी है और जब ये इस्लामाबाद I8 में धमाका हुआ उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा नौजवान पूरे मुल्क से आए हुए वो यहाँ भर्ती के अमल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बना हुआ था। कितना बड़ा रिस्क था वो, मतलब पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं था चीज़ों को कंट्रोल करना। वो अमल अभी तक जारी है और 2500 लोगों को डेली बेसिस की बुनियाद पर 300-400 लड़के पुलिस लाइन में आ रहे हैं अपने इंटरव्यूज के लिए। मैं दिल्ली वहाँ से गुजरता हूँ, मामूल के इंतजाम, मैं रोजाना वहाँ से गुजरता हूँ और पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाद एक जमघटा होता है। बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ नाम की, नाम में फॉर्मेलिटी है। इस्लामाबाद में भी होता है कि रेड अलर्ट हाईलाइट कर दिया गया, पुलिस गश्त बढ़ा दिया गया, ये सिर्फ नाम का है, कुछ भी नहीं है। हम लोग कार्रवाई होने के बाद हमारे होश आता है, उससे पहले हम कोई कार्रवाई एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं करते, हम बचाव के लिए कुछ नहीं करती। ताहिर साहब ने खुद कह दिया, थाना पारा क्या, हर थाने में आप चलते हैं यही हाल होगा। जो सिटी के अंदर थाने हैं उनकी हालत, और जो अब इन्होंने 4 थाने और बना दिए हैं, वो थाने तो किराए की बिल्डिंग में और फुटपाथ में बना, दफ्तर बना दिए, थाने बना दिए। तो जब से कैपिटल बना हमने ये सिलसिला देखा, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि ये थाने सारे ऐसे ही बनाए, पहले घरों में बनाए, फिर उसके बाद इमारतें तामीर हुई और उसके बाद मामलात आगे बढ़े। ताहिर आलम खान साहब, असल मसला ये है कि हम अगर सही मामलात की तरफ जाएं, पुलिस की कुर्बानियों को या पुलिस के मामलात को कभी किसी ने सीरियस लिए नहीं और पुलिस को सिर्फ एक मातड़ इदारा ही समझा और हर किसी ने इसको तनकीद का निशान बनाया। बदकिस्मती से पुलिस को जो वसाइल चाहिए थे वो उसे नहीं दिए गए। अक्सर जगहों पर सर माजरत के साथ जो वसाइल दिए भी गए तो वो आप जैसे अफसरान के इस्तेमाल में आए, किसी आम जो एहलकार था, जो छोटे लो रैंक का अफसर था, उसको नहीं मिले। आपसे मैं एग्री करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, इनकी निगहदाश्त, इनकी मेंटेनेंस और बिल्डिंग बनाना, ये सारा कुछ जिम्मेदारी वही जो लोकल मकामी पुलिस अफसर हैं SHO लेवल के, उनके जिम्मे ही आ जाती है कि वही सारे अरेंजमेंट करें। अव्वल तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का फंड होता ही बहुत कम है, और जो होता है वो बजाय इसके, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि बजाय इसके कि थानों की और इस तरह की पुलिस लाइन वगैरह इनकी कंस्ट्रक्शन पर लगे, हम देखते हैं कि पुलिस अफसर जो हैं, सीनियर पुलिस अफसर,
वो अपने दफ्तरों को मजीद से मजीद फर्निश बिल्कुल करने ऐसे में ही। और लेविश करने लेविश में करने। लगा देते हैं, या उनकी रिहाइश गाहों पर वो फंड लग जाते हैं। और थानों का वही बुरा हाल है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और अब देख लें अब कि हमारी क्या ज़रूरत थी आईजी ऑफिस को और बनाने की वहाँ पर पुलिस लाइन में, जबकि आईजी ऑफिस कमिश्नर ऑफिस में भी बन रहा था, उसको छोड़ के उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दी गई और वहाँ बना दिया गया। उससे हट के आपने देखो कि अच्छा। मेन एंट्रेंस पे एक गेट बनाया गया है, उसके फिर ऊपर अच्छे खासे पैसे डीआईजी खर्च- ऑपरेशन वो का दफ्तर उधर नहीं होना चाहिए था, वो बाहर होना चाहिए था। और फिर जितनी तादाद में अफसर पैदा बनाए गए हैं उतनी तादाद में ऑफिसेज नहीं बने। और सिर्फ ये पुलिस का ही नहीं, मैं समझता हूँ और भी इदारों के कुछ ऐसे इशू हैं। हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बड़ी वल्नरेबल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एफ कचहरी, उसको अगर आप देखें तो पहले भी वहाँ इंसिडेंट हो चुके हैं दहशतगर्दी के, और अभी भी उन वहाँ ना प्रॉपर बिल्डिंग है, ना इतना रश होता है, उस रश को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ 2-3 गेट हैं। तो हमें इमारतों को महफूज भी करना है, लेकिन इमारतों के साथ साथ मैं समझता हूँ कि बहुत से और इकदाम उठाने की ज़रूरत है, जो मेरा ख्याल है कि जब आप रिकमेंडेशन के हिस्से में आएंगे कि हमें क्या किया जाए ताकि हम इस दहशतगर्दी के अफरियत से जान छुड़ा सकें, तो मैं उस पर सबसे पहले तो शकील करार साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस वाले कुर्बानियां भी देते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी भी देते हैं और कम वसाइल के साथ आगे भी बढ़ते हैं। ये बात दुरुस्त है, आईजी साहब ने भी फरमाया, हम लोग भी इस मामले को देखते हैं। लेकिन पुलिस की रेपुटेशन बेहतर नहीं हुई। पुलिस की रेपुटेशन किसने बेहतर करनी थी, क्यों बेहतर करनी थी और उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाना था, कहाँ पे गलती हुई? देखिए, गलती अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की आप पुलिस उठा के देखें। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के बदकिस्मती ये इस्लामाबाद पुलिस की कि वसाइल इसके पास नहीं है, नफरी कमी है, और हर आईजी जो आता है नया वो अपने तजर्बे करता है, इसका पोस्टमार्टम करता है। तो इस्लामाबाद पुलिस तो उस अपनी शक्ल में मौजूद ही नहीं है, और इसकी गुटी में पंजाब पुलिस शामिल है इसकी बुनियाद में। तो बुनियाद ही गलत पड़ी है करप्शन की, बाकी चीज़ों की, और मतलब बाहर लोगों को इनकाउंटर कर देना, मार देना, करप्शन, वो यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते आप, खत्म नहीं कर सकते। ये पूरा सिस्टम होता है। किसी एसएचओ की जरूरत नहीं है आती, किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं है कि वो बगैर ऊपर की आशीर्वाद के किसी से पैसे खा सके, किसी से रिश्वत दे सके, किसी से प्लाट ले सके। ये तो बात सिर्फ एक किताबों की हद तक है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं तो मेरा फिर सवाल उठता है मैं ज़हन मेरे में कि पुलिस को हम टेररिज्म पे क्यों लगाते हैं, काउंटर टेररिज्म पे लगाए क्यों? काम नहीं है, काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, फिर भी अदारे बन जाते हैं। नहीं हमने नेक्टा बनाया, हमने CTD बनाई, उसका मैं तारिक साहब से पूछूंगा कि वो कितने मौसम अभी प्रपोजल गया है कि जी नेशनल बनाया जाए, ये CTD बनाई जाए। फिर आप अरबों रुपए खर्च करेंगे, हजारों लोगों को भर्ती करेंगे, फिर सियासी भर्ती भी इसमें होंगी, और फिर आप उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हर साल पे अरबों रुपए उसको आप फंड दिया करेंगे। अब CTD पंजाब ने उसको देखा ना, खुद मुख्तार किया, स्पेसिफिक अदारा बनाया, उसने अच्छा काम किया, उससे पैसे दिए गए, उसको पैसे से अपना नेटवर्क बनाया उसने पूरे पंजाब में, तो बेहतर काम कर रही है। CTD इस्लामाबाद का वो लावारिस पड़े हुए हैं, ना उसके पास फंड है, ना उसके पास गाड़ियाँ हैं, ना उसके पास टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन CTD के लिए आप भर्ती करने के लिए टेक्निकल लोग, कंप्यूटर का दौर है, तो मोर देन 50% आपकी जो इंटेलिजेंस है वो नेटवर्क उस पर चल रही होती है, सोशल मीडिया पे, बाकी उस पर। तो उसके लिए आपको बाहर लड़के चाहिए, पढ़े लिखे लड़के, एक्सपर्ट चाहिए, IT एक्सपर्ट, वो आपके पास कहाँ है? दो किस्म की है काउंटर टेररिज्म, एक इंटेलिजेंस, एक ऑपरेशनल। वो दोनों आपको अपनानी पड़ेगी। अब पुलिस का काम नहीं है टेररिज्म रोकना, ना वो रोक सकती है, ना वो कैपेबल है, ना उसकी ट्रेनिंग है, ना उसकी वो चीज़ मराहत है, ना उसके पास वसाइल है। पुलिस को छोड़ दे। बात असल है कि जो दायरे बनाए गए हैं इंटेलिजेंस के, काउंटर इंटेलिजेंस के, काउंटर टेररिज्म के, अगर उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए हकीकत में, बगैर किसी मुदाखलत के, तो मैं समझता हूँ फिर आपको पुलिस या बाकी दारों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं तारिक खान साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, नेक्टा और CTD के जो मामला हैं इस बारे से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरी कल ही एक आला अफसर से बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि हमारे पास फलाना अफसर भी यहाँ पे मौजूद है, फलाना अफसर भी यहाँ पे मौजूद है, जिनके मैंने नाम लिया, कहते हैं सारे नेक्टा में बैठे हैं। तो नेक्टा में बैठ के क्या कर रहे हैं या उनकी क्या तरजीहात हैं, इस हवाले से मैं आपसे जानूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त चाहता है ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं आज साबिक आईजी इस्लामाबाद तार आलम खान साहब और शकील करार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तार आलम खान साहब, जिक्र किया शकील करार साहब ने कि जी ये इदारे बनाए गए हैं जिनका काम है तमाम तर मामला को देखना, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे या कोई मुदाखलत है। सियासी मुदाखलत तो हमें हर जगह पर नजर आती होती है, लेकिन जिसका कहते हैं ना जोर चलता है वो अपना जोर दिखाता है। नेक्टा, CTD, ये सारे इदारे हमने देखे बनाए गए, ये कैसे काम कर रहे हैं? अफसरान की भरमार है उनके अंदर। मैं पहले तो शकील भाई से माजरत के साथ, इस्लामाबाद पुलिस मैंने चूंकि तीन सूबों की पुलिस में सर्व किया है जी, तो मैं जो समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस जो है काफ़ी बेहतर है उनकी निस्बत। यहाँ पर उनका बोलने का स्टाइल जो है बेहतर है। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामाबाद में भी बाकी भी ज़िलों में देखते हैं कि पुलिस से जो आम किस्म की शिकायत थी, ठीक है पुलिस से करप्शन तो नहीं ख़त्म हुई, लेकिन जैसे किसी ने रिपोर्ट गुमशुदगी करानी है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए सिस्टम एक ऐसा बना दिया गया है, इवन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि उसमें करप्शन की अब गुंजाइश जो है बराए नाम रह गई है। और यही एक अच्छी चीज़ होती है अगर हमने करप्शन को ख़त्म करना है कि हम इदारे का सिस्टम ऐसा बनाएं कि करप्शन ना हो। आपने बात की है कि हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं ना, जिसमें शामिल है नेक्टा भी शामिल है और CTD भी है। तो नेक्टा का जहाँ तक ताल्लुक है, नेक्टा बेसिकली एक एनालिसिस करने वाला इदारा है जो कि टेररिज्म को एनालाइज करता है, उनका मोडस ऑपरेंडी देखता है, उनके ग्रुप्स जो हैं उनके मुतालिक उनके आइंदा क्या अज़ाइम हो सकते हैं, उनका पैटर्न क्या है, इसके मुतालिक वो सूबों की पुलिस को बताता है। CTD का जहाँ तक ताल्लुक है, CTD खालिस्तन एक एंटी टेररिज्म फोर्स है और मेरे ख्याल के मुताबिक CTD ने काफ़ी काम किया है। बिलखसूस पंजाब की CTD जो है वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड है और उसमें बड़े बड़े माहिर मैंने देखे हैं, उनके अफसर भी जवान भी जो काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसा कि शकील करार साहब ने कहा कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं उनके ज़िम्मे एक ही काम लगा दिया गया है, बल्कि अभी बता रहे थे कि FIA के ज़िम्मे का भी शोबा है एंटी टेररिज्म का। तो मैं वैसे थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ करूँगा। मेरे ख्याल के मुताबिक टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है कि नेशनल लेवल पर इसका एक शोबा होना ज़रूरी है ताकि मुख्तलिफ सूबों की जो CTD वगैरह है उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन हो और जो नेशनल लेवल का हम शोबा बनाएं। देखें हमारे यहाँ जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम करती हैं या जो टेररिस्ट को लोकेट करती हैं वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिसमें ISI सर फहरिस्त है। सर जी, एजेंसीज का काम ये नहीं है। देखें, एजेंसीज का काम मैं कहते हैं इसी कि पर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो इदारों का काम है। वो पकड़ते भी हैं, वो इंटेरोगेशन भी करते हैं, जबकि लीगली तौर पर वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी ही। और जब वो इस तरह का काम करते हैं तो फिर मिसिंग पर्सन के वाक़यात भी आते हैं, फिर कई दफ़ा बंदे गायब भी हो जाते हैं, बंदे तफ्तीश के दौरान मर भी जाते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा करते कि हम एक ऐसा इदारा बना दें जिसमें एजेंसीज के लोग भी हों, दूसरे हम पुलिस और दूसरे इदारों से भी अच्छे इन्वेस्टिगेटर ले और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से एक नेशनल लेवल का हम इदारा बनाएं। हमारे यहाँ काम के साथ सर ये माजरत के साथ ये कहा जाता है कि जब भी कोई इदारा बनाया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ अफसरान को खपाने के लिए उसका होता है और कोई मकसद नहीं होता। दूसरे जो हैं महकमे या इदारे, उनसे अफसर लिए जाए, उनको कम किया जाए, एक मरकजी लेवल का इदारा बनाया जाए जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से मार्ज वजूद में आए, जो इन्वेस्टिगेशन भी करे, जिसमें सिविल लोग भी हों, जिसमें सिर्फ आर्म फोर्सेस के लोग ना हों। और इसका काम क्या हो? इसका काम हो काउंटर बॉर्डर टेररिज्म को के खिलाफ इक़दाम करना, एंटी बॉर्डरिंग जो दूसरे बॉर्डर से टेररिज्म होता है उसके लिए करना। इसके अलावा बम ब्लास्ट जैसे वाक़यात हैं जो ये कालेदम तंजीमों के वाक़यात हैं। इसके बाद जो CTD है उसको हम उसका रोल ज़रा मुख्तलिफ करें, हम उसको इंटरनल टेररिज्म के लिए रखें, यानी जो ये नेशनल लेवल का इदारा होगा ये तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगी उसके खिलाफ ज़्यादा अमल दरामद करेगा और CTD जो इंटरनल टेररिज्म है उस पर वर्क करे। और उसके अलावा जो ज़िले पुलिस
मुख्तलिफ किस्म के टेररिज्म रिलेटेड तफ्तीशें करती है, जिसमें अगवा बराए तावान भी है। अगर कोई बोर्ड या कोई बोर्ड बनाया जा सकता है या कोई सीनियर लेवल के अफसर मुनासिब समझे तो उसकी तफ्तीश उसके पास आ जाए। अब थाने क्या करें? थानों का काम यह है कि वो इस किस्म के लोग जो इंतहा पसंद है, जो कि लोगों को इस किस्म का दस्त देते हैं, ट्रेंड करते हैं, उन पर नज़र रखें। अपने इलाकों में आने वाले नए लोग कौन क्या कर रहा है उस पर नज़र रखें। अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाए पुलिस। जितनी नफरी हम नाकों पर खपाते हैं, अच्छा, हर इदारे का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है, पुलिस के पास नहीं है ऐसा? पुलिस का है, अंग्रेज ने तो बनाया हुआ था, बीट सिस्टम था। बीट का एक कांस्टेबल होता था जो बीट के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेता था। उस वक्त आबादी नहीं थी, अब आबादी बहुत बढ़ गई है। हमें चाहिए कि हम पब्लिक को इन्वॉल्व करके हर मोहल्ले लेवल पर कमेटियां बनाएं, उनके साथ लाइजन रखें। और जब भी किसी भी मोहल्ले में, क्योंकि आबादी जो है, सबर्ब्स की आबादी इतनी फैल गई है, इतनी ग्रोथ है उसकी, कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं जो आए दिन बढ़ती जा रही हैं कि जिनमें लोगों का, इस किस्म के लोगों का रिहाइश पजीर होना बहुत आसान है। तो इस किस्म के लोगों पर नज़र रखना और शेड्यूल 4 एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो 11 उसका सेक्शन है, उसके आगे कई सब सेक्शन है, जो शेड्यूल 4 यानी के जो लोग हैं उनकी निगरानी करें। और शेड्यूल 4 में हमें इंतहा पसंद लोग जो भी हैं, जो भी कोई इंतहा पसंदी की तरबियत दे रहे हैं, उनको भी शामिल करें और बाकायदा तौर पर पुलिस उनका परस्यू करे। अब FIA का टेररिज्म विंग है, तो मेरा ख्याल है कि FIA का जो टेररिज्म विंग है वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फिनांसिंग पर ही काम कर ले तो काफ़ी है। उसको बाकी वो जो काम कर रहे हैं हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। शकील कार साहब, आपने ताहिर अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी, इन्होंने कहा जी कि एक और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए एक और इदारा बना दिया जाए और उसके अंदर सबको शामिल कर दिया जाए, तब जाके कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये इनकी अपनी राय है। मैं, क्योंकि मेरे काबिल एहतराम है, भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, तो बात फिर आ जाती है जो मैं थोड़ी देर पहले की कि अदारों के क़याम से हालात ठीक नहीं होते हैं। ये जो गुफ्तगू इन्होंने की ताहिर अहमद खान साहब ने कि कमेटियां बना दी जाए महलों की सतह पर, ये हम लोग इस्लामाबाद के अंदर देख चुके हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन सब फेल हैं। हर जगह आप देखें, जब पुलिस में या बाकी जो अदारे हैं उनमें जो हाई अप्स की भर्तियाँ और उनके हाई अप्स की ट्रांसफर पोस्टिंग वो पॉलिटिकल बेस पे होंगी, तो फिर आप क्या तो करेंगे, क्या क्या काम होगा, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? बात ये नहीं है। अदारे आपने बनाए, आप देख ले कि इंटेलिजेंस अदारे कितने बन चुके हैं, कितने अदारों को हमें नाम भी नहीं पता है। ठीक है, मैं बात उसी पे स्टैंड करता हूँ। जैसे आप देखें, एक आर्मी होती है, हमारी पाक फौज भी है। पाक फौज में टैंक चलाने वाला अलग फौजी है, गोली चलाने वाला अलग फौजी है। टैंक चलाने वाला जहाज नहीं उड़ा सकता, मोर्चे में बैठने वाला अलग है। ठीक है। इसी तरह पुलिस है, पुलिस से कहा बेसिकली क्राइम रोकना है। पुलिस को कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं इस चक्कर में? आप कितना भी जो ट्रेंड कर लें तो वो काम वो नहीं कर सकती। ये बेस शुरू होती है इंटेलिजेंस। दूसरा वसाइल नहीं दिया आपने कभी? जितने मर्जी दे दें आप, उसकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। वो ऑफिसर ही नहीं है। वो ऑफिसर जो है वही अकेडमी से पढ़ के आए हैं और ASP जब आते हैं तो सबसे पहले वो कार्रवाई करते हैं कि हमें माल कहाँ से मिलेगा। मोस्टली तो इससे चेक करने पड़े होते हैं कि मीट कैसे होना है हमने। इशू ये है कि आप इंटेलिजेंस को बेस बनाएं, उसी के बेस पे कार्रवाई होती है। आप जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुतलका हर इदारे का इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है। मैंने वही तो कहा ना, हर इदारे का इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है। पुलिस का जो है वो उनका अपने मुखबर जो होते हैं वो उनको इत्तला देते हैं। मुखबर आपको बताएगा कि फरोश कौन है इलाके में, कौन गलत काम कर रहा है, वो आपको देगा। वो नहीं दे सकता, बता सकेगा। वो भी SHO की अपनी मर्जी पे, आयु ने अपनी मर्जी पे रखे होते हैं। सवाल ये है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं आज के हालात में, आज के वक्त में, इस वक्त में जबकि फेडरल गवर्नमेंट 11-12 जमात की गवर्नमेंट है और वो कंफ्यूज है कि करना क्या है हमने, इलेक्शन कब होने हैं, हालात कब सुधरेंगे और नया अदारा बनेगा तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, फिर उसका भर्ती का अमल अगले 4 साल तक आप उसको भर्ती करते रहेंगे, आपस में बिल्डिंग खरीदते रहेंगे, फर्नीचर लगते हैं, गाड़ियाँ लेंगे, आप यही करते रहेंगे। आप जो बेसिक काम है इंटेलिजेंस का उसको स्ट्रॉन्ग करें और जो अदारा है उसको अपने काम तक महदूद रखें। अपने काम देखें ना, CTD पंजाब की हम तारीफ करते हैं ना, हम सब ने भी की। CTD जो KPK है उसकी भी आप कुर्बानियाँ देखें। उसका तो पूरा जो हेडक्वार्टर है वो उड़ाने की कोशिश की गई थी, अटैक हुआ था उस पर। लेकिन वो कहते हैं कि CTD खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो बिल्कुल ही उनके हालात ही बहुत माड़े हैं। CTD पेशावर का एक DSP है जो कुछ हफ्ता पहले शहीद हो गया था। उसने खुद ऑपरेशन करके बराह रास्त खुदकुश हमलावरों को जैकेट समेत पकड़े और एक नहीं कई दर्जनों पकड़े। उसने काम किया, उसने
जब लियाकत काम अली तो खान कर CCP सकते हैं। लियाकत अली खान CCP पेशावर थे, उस वक्त वो DSP उनके साथ था और अमेरिका उससे कहता रहा कि ये DSP हमें दे दे, इतना काबिल है, इतना बहादुर है ये कि उसको मालूम था कि एक हमलावर ने जैकेट पहनी हुई है, उसके बावजूद जाके उसको उसने गले से लगा के बिल्कुल दबा लिया कि बटन न दबा सके वो। इतनी बहादुरी कौन करता है? तो आपने उसको रखा ना फिक्स इसमें के कोई लिए। दो राय नहीं है। शकील करार साहब, आईजी साहब हमारे जो हैं साहब का ये भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से, कुर्बानियां मैंने पहले कहा कि इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर शख्स जो है जो रहता है, जो जिसको पता है कि हमारे मुल्क की विकास सलामती क्या है, वो हर वक्त तैयार है। वो कहता है कि मैं तो कुर्बानियां रायगा जा रही हैं। ये परसों का जो ब्लास्ट है, यकीन माने कि इस पे हम जहां बैठ के बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें हम कर लेंगे, लेकिन दिल अंदर से दुखता है। 100 खानदान में जाकर हाल पूछें आप, और जो 200 जख्मी पड़े हुए हैं उनका अलग पूछा, वो भी किसी का कोई धड़ नहीं है, कुछ बहुत बुरे हालात हैं। तारिक खान साहब, इस तरह के वाकयात को हम लोग रोकने के लिए आगे मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं? हमारी पुलिस की जो ताकत है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? जो पुलिस का काम है वो पुलिस से लेना चाहिए, बाकी इदारे अपना काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कुछ थोड़ा सा फर्दर इख्तलाफ करूँगा। देखें, इंटेलिजेंस कलेक्शन और इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, ये हमारी एजेंसीज जो हैं, हम समझते हैं कि ये बेस्ट इंटेलिजेंस कलेक्ट करती हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि उन्हें टेलीफोन तक एक्सेस है, टेलीफोन की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और दूसरी वजह ये है कि उनके पास इन्फार्मर को देने के लिए पैसा काफ़ी होता है। जहाँ तक टेलीफोन का ताल्लुक है, तो अब ये बात जब से ये इंटरनेट कॉल्स का ट्रेंड आया है और लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, इसका तमाम तो सिस्टम मौजूद है सर, ये भी रिकॉर्ड होती हैं। नहीं, काफ़ी हद तक जो है ना, बहुत मुश्किल है ये बात जो है ना। असल चीज़ है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए भले से इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए पैसा काफ़ी होगा, उन्हें फंड होगा उनके पास, लेकिन और उनके पास इख्तियारात भी हैं, उनसे जो मिलने जाता है तो उसे पता है कि मैं एक ISI के अफसर से मिल रहा हूँ और इसके ज़रिए से मैं कई काम निकलवा लूँगा। वो अपनी वो शान में इजाफा समझता है, चाहे वो सियासतदान क्यों ना हो। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मुश्किल से देगा, उनको ज़्यादा देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेट उतना नहीं फैला हुआ मुल्क में जितना पुलिस का फैला हुआ। पुलिस का हर इलाके में थाना है, बिल्कुल ऐसी, एक एक तहसील में कई थाने हैं, और आगे फर्दर उनकी बीटें हैं, बीट के इंचार्ज हैं जिनके पास एक एरिया है। अगर हम, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस को आप कहें कि जाके अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हो जाएं और वहाँ से टेररिस्ट जो आ रहे हैं उनको काबू करें। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, और ये जो कमेटियों की बात की है जो आपने कहा कि इससे पहले भी बनती रही हैं, वो कमेटियाँ ऐसे ना वॉलंटियर लें हम, होता ये बनती तो रही हैं, लेकिन फिर जो IG आया उसने बनाई, उसने दिलचस्पी ली, वो 2-4 माह चली, नया IG या नया SSP आ गया, उसकी प्रायोरिटी ही चेंज होगी, उसने किसी और लाइन पर काम करना शुरू किया। तो ऐसी तमाम चीज़ों को हमें स्ट्रीमलाइन करना है। उनका हम पुलिस रूल में जिक्र करना चाहें तो पुलिस रूल के ज़रिए से बाकायदा तौर पर एक लॉ का हिस्सा बना दिया जाए ताकि आने वाला उसे ख़त्म ना करे। हम जब तक लोग शामिल नहीं होंगे, लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लोगों का इंटेलिजेंस एजेंसियों से या पुलिस के साथ राब्ता नहीं होगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। टेररिस्ट जो है वो कोई एकदम आके, ये नहीं होगा कि वो अफगानिस्तान या जनूबी वजीरिस्तान से या किसी भी जगह से आया और आके उसने एकदम यहाँ आया और प्रेस क्लब के आगे ब्लास्ट कर दिया। वो पहले कई दिन पहले आके लोग रैकी करते हैं, देखते हैं, फिर जब खुदकश भी इवन आता है तो कई दफ़ा उसको लेके जाते हैं, लेकिन फिर वापस ले जाते हैं क्योंकि टारगेट उन्हें नहीं मिल रहा होता। तो इतने दिन एक ख़ास इलाके में वो आके रहते हैं, ख़ास लोगों के पास आके रहते हैं। अगर हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बेहतर हो और हमारी हर मोहल्ले और हर गली पर नज़र हो, तो हम चेक कर सकते हैं कि इस गली में ऐसे लोग कौन से आके रह रहे हैं जो कि मशकूक हैं। और इसलिए हमें इस नेटवर्क को बनाना होगा। इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो पुलिस का नेटवर्क है, इसे अपना मजबूत करना होगा। और एजेंसीज की बात मैं इसलिए करता हूँ, या मैं नेशनल लेवल पर जो एक एंटी टेररिस्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो एंटी टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि, और उसमें एजेंसीज के लोगों को शामिल करना चाहिए। एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनको कोई लीगल अम्ब्रेला हासिल नहीं है कि उन्हें, वो लोगों को पकड़ते भी हैं, उनकी तफ्तीश भी करते हैं, उनसे बम ब्लास्ट से मुतल्लिका मटीरियल भी बरामद करते हैं, लेकिन उनके पास लीगली तौर पर
कोई इख्तियार नहीं है। तारिक खान साहब, मैं शकील कार साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि माजी में हमने देखा और अभी भी ऐसा है कि बहुत सारी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिससे अगर मैं नाम ले लूँ हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके बहुत सारे अफसरान को इस्लामाबाद पुलिस में लाया गया। इसी तरह बाकी जो हमारी सूबाई पुलिस है उसके अंदर भी उनके लोग मौजूद हैं जो कि पुलिस के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनके पास वसी तजर्बा मौजूद है अपने इदारे का। तो ये जो तारिक खान साहब वाला सवाल है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्ट्रॉन्ग होना या उनका नेटवर्क मजबूत होना, ये सारी बातें तो ठीक हैं, पुलिस ये काम कर भी रही है और पुलिस ये काम कर भी चुकी है। तो इस हवाले से मैं आपसे जानूंगा कि ये कितना मौसर है अगर बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज से लोगों को पुलिस में लाया जाए और पुलिस के अंदर उनको काम करने की इजाज़त दी जाए या बराह रास्त वो काम कर सके, तो ये कितना मौसर साबित होगा, उससे कितना फ़ायदा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त जो तक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फिर शकील कार साहब से इसका जवाब चाहेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कैसर खान तनोली और प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर। शकील करार साहब आपसे सवाल किया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पुलिस के अंदर मौजूद हैं, काम करते भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो ये तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो वो एक सिविल अदारा है। उसमें अगर पीएसपी अफसरान जाते हैं तो एक टाइम पीरियड तक जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, वापस आते हैं। लेकिन लो रैंक्स के लोग भी मौजूद हैं, वो उनके अपने हैं, आईबी के अपने लोग हैं। वो सिर्फ पीएसपी जाते हैं, कुछ साल 2 साल 3 साल के लिए जाते हैं, उसके बाद वापस वो फिर यहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है। नहीं, लो रैंक के लोग हमारे पास उसकी मिसालें मौजूद हैं कि ASI, सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग जो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पुलिस के अंदर, सूबाई के अंदर, विभाग के अंदर अपने ट्रांसफर मैं तो इस्लामाबाद में सिर्फ एक राजा राहत को जानता हूँ जो आया था, जिसने काफी काम किए थे और उसके बाद उसको भेज दिया गया और उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो फिर वो इधर करा रहा हूँ उधर कर रहा बड़ी कोशिश की वापसी। बड़ा जुल्म हो जाती हुई थी। जी जी, इशू ये नहीं है, देखिए इंस्पेक्टर मिजाज की बात होती है। अब नहीं, वो काम को समझते काम थे। उसने जबरदस्त किया था, उसने कई टेररिस्ट पकड़े थे। उस वक्त काम शुरू हुआ था जियो फेंसिंग का, जिसको मालूम नहीं था, वो उसका बानी है, हाँ। कोई शक नहीं। इस्लामाबाद में उससे इस्लामाबाद के लोगों को ट्रेन किया, फिर बाकात चलते थे, अब तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। मतलब कि मुस्बत नताइज मिले हमें। एक ऑफिसर टेक्निकली बात है ना, देखे ना, बात फिर वही है, अगर आप FIA में रेपुटेशन पे डॉक्टर इंजीनियर को आप डायरेक्टर बनाकर बैठा दें तो उससे क्या काम करना है? प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आप सेक्शन बन चुके हैं ना, पॉलिटिकल विंग है आपका, ये फॉरेन मिशन वाला है आपका, एक काउंटर बन चुका है, इसका काउंटर इंटेलिजेंस भी है और टेररिज्म का बन चुका है, एंटी टेररिज्म। बहुत सारे आजकल तो ऑडियो लीक्स पे लगे हुए हैं। हाँ, तो अब आईबी के ऊपर जो होता है कि आईबी के बारे में कहा था कि इसमें पॉलिटिकल मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, तो सियासी मुदाखलत तो बहुत ज़्यादा होती है, ये उस पर इल्ज़ाम अदारे पर लगता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनलिज्म की, और प्रोफेशनलिज्म यही होता है कि आप जो भी आप डिपार्टमेंट है उसको उसका छेड़छाड़ ना करें। इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान में देखें, ऐसा आपने खुद तस्लीम किया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा नहीं है जहां मुदाखलत ना होती हो। मुदाखलत कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक होती है, और जहां मुदाखलत हो वहां काम नहीं होता। फिर तारिक साहब जो बात कर रहे हैं ना कि मोहल्ले गले मली में, अब मोहल्ले गलियां कहाँ रहे हैं? अगर हम स्पेसिफिक इस्लामाबाद की बात करें, हाँ, तो किसी के पास डाटा है कि इस्लामाबाद में कौन कहाँ पर रह रहा है? इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, डाटा आपके पास है ही नहीं है। नादा से डाटा मांगे वो आपको देंगे नहीं, देंगे तो आपसे चार्ज करेंगे। तो अब थाने कितने हैं इस्लामाबाद में, नफरी कितनी है? 10,000 नफरी टोटल इस्लामाबाद के पास। 5 DIG हैं, 1 IG है। एक इस्लामाबाद के लिए जिसकी आबादी 24 से 25 लाख बताई जा रही है, उसके लिए 1 IG, 5 DIG। मतलब आप सोचिए यार कि आप सुबह चला रहे हैं एक जिले के अंदर, उसमें आपको नफरी कितनी है? 10,000। 10,000 में से 1,000 आप निकाल लें तकरीबन ट्रैफिक पुलिस के, 3 से 4,000 आप निकाल लें सिक्योरिटी के पास, जिसमें से 2500 जो है वो लगे होते हैं VIP ड्यूटी और सिक्योरिटी ड्यूटी में। 1,000 अफसरों के लिए निकाल लें, 1,000 अफसरों निकाल लें, ठीक है। आप फिर आगे आपका हेडक्वार्टर आ गया, फिर आपके 1,000, 200, 500 जो है वो छुट्टी या बीमारी पे होते हैं। टोटल आपके पास ऑपरेशन कितने हैं? 3,000, क्योंकि बाकी शिफ्टों में काम करते हैं। तो 3,000, 4,000 की नफरी से आपने शहर बचाना है। 3,000 के ऊपर भी 20 अफसर है,
20 अफसर है ना। ऐसी है। अब तो डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी सिक्योरिटी, डीआईजी ट्रैफिक, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर, पता नहीं क्या क्या उधर बना दिए इन्होंने। डीआईजी सिक्योरिटी, डीआईजी स्पेशल ब्रांच, ये सारे अलग से हो गए मामला। तो काम क्या है? 10,000 में से आप टोटल बस ऑपरेशन जो एक टाइम में 12 घंटे में, वो 3,000 की नफरी नहीं होती, 3,000 पूरी नहीं होती है। ठीक है, उस 3,000 में से आपने एफआईआर भी कटवानी है, मुलजम भी पकड़ने हैं, गश्त भी करवाना है, नाका ड्यूटी भी है, 12 घंटे ड्यूटी में। हाँ। नाका ड्यूटी भी करनी है, गश्त भी करना है, और सियासी जो काम तफ्तीश होते भी हैं, करनी है। अफसरों के काम होते हैं, हाँ। घरों में दूध लेके जाना और बच्चों को छोड़ना, वो भी काम शामिल तफ्तीश है। भी करनी है। तो 3,000 से शर बचाएंगे अब 25 लाख का। हल क्या है इसका? हम लोग और हल वही है कि आप हम देखिए, हम बात कर रहे हैं भर्तियां करने की कमीशन पोजीशन में हम लोग हैं नहीं। अभी हम- आपने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की भर्ती हुई, तकरीबन 1200-1300 लोग रखने थे, लाखों की तादाद में नौजवान आ गए और हाईली क्वालिफाइड लोग उसके अंदर मौजूद थे। अरे छोड़े, इससे पहले आप भूल गए एफआईए में 1100 भर्ती के लिए 13 लाख लोगों ने लेकिन अप्लाई बड़ी किया था। माजरत के साथ उसके अंदर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास कुछ ऐसे लेटर्स मौजूद हैं कि जो कि हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नासिर अकबर साहब को लिखे गए, और उसके अंदर उनका हवाला मौजूद है कि जो लोगों को मैं भिजवा रहा हूँ इनके आप जो भर्ती है उसको यकीनी बनाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मामला जो कि लोग किस हाल में कहाँ से आए भर्ती होने के लिए, लेकिन वो लेटर्स हमारे पास रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आते हैं या प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आते हैं कि हमारे लोगों को भर्ती कर दिया भाई गया। ये तो वो है जो इन्होंने खुद लीक करा दिया। वो जो लिस्टें साबिक एमएलए ने भेजी है, हाँ। वो तो वो कहाँ से आएंगी, वो कौन देगा बिल्कुल आपको? ऐसी है। वो भी तो आएंगी ना। बात फिर वही है कि मुदाखलत हो रही है, मुदाखलत हो रही है, और इसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हम बात करेंगे पूरे पाकिस्तान की कौमी सतह पे, क्योंकि ये साना, पेशावर में, कोयटा में, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी बात फिर वही है कि हमें जो कौमी सतह की पॉलिसी है ना, उसमें बैड तालिबान और गुड तालिबान का अमल खत्म होना चाहिए। मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने मिसाल रखी कि हमारे दीन के अंदर, मजहब के अंदर बड़ा वाज़िया बताया गया है, जो चोर की सजा है वो है, उसमें माफ़ी नहीं है। जो डकैत की सजा है बैड और गुड नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी है। कातिल जो है वो जिसमें 3 कैटेगरी होती है, एक वाइट मतलब क्लियर, ग्रे मतलब शक में, और ब्लैक मतलब डिक्लेयर है। डिक्लेयर है। तो इसमें एक गुड और बैड तालिबान कहाँ से आ गए? तारिम साहब, जहाँ पे अभी हम लोग फिर एक दफ़ा आके खड़े हो गए हैं, इस वक्त हमारा जो मुल्क है, हमारे मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग बड़ी तादाद में इदारे बनाएं और भर्तियाँ करें और मामला को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी मदद करने को इस वक्त कोई तैयार नहीं है। हालात अच्छे होते हैं तो कहते हैं मेहमान भी आते हैं या कोई रिश्तेदार भी आते हैं और कोई आपका हाल वाल भी पूछ लेते हैं, लेकिन जब हालात बुरे हो जाते हैं तो कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि आपकी पोजीशन के साथ आपके मामला को देखा जाता है। आजकल दुनिया के अंदर मामला ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकली अगर आप ठीक हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी आपके हक में, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकती। तो ये जो मामलात इस वक्त जिधर हम लोग खड़े हैं, इसको आप कहाँ पर देखते हैं? हम लोग इसको कम वसाइल के साथ, कम फोर्स के साथ कितना कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम टेररिज्म ख़त्म करने की बात करें पाकिस्तान से, तो इसमें कुछ लॉन्ग टर्म्स इसके सॉल्यूशंस हैं और कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं। और जब लॉन्ग टर्म्स की बात करते हैं, बल्कि दोनों ही, चाहे शॉर्ट टर्म्स क्यों ना हो, उसके लिए फिर फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। वो नहीं है हमारे पास। अब रीज़न्स पर हम अगर जाएं तो रीज़न्स क्या है? रीज़न मजहबी जुनूनियत है, एजुकेशन ना होना है, गुर्बत है, और फिर हमारे जो रीजनल रिलेशंस हैं अफगानिस्तान और इंडिया से, वो एक इसमें मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। बेशक हमने फेंस लगाई हुई है अफगानिस्तान के साथ, और वो जो अगर उस पर हमने बड़ा खर्चा किया, लेकिन वो किस तरह से बेदर्दी से काटी गई है हमारे सामने मौजूद वो है। काटी भी गई है। हाँ। और ना भी काटी जाए, अफगानिस्तान से बंदा ईरान में दाखिल होगा, ईरान से फिर पाकिस्तान आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, सुबह जाते हैं रात को वापस आ जाते ईरान की के साथ तो फेंस नहीं है ना हमारी। हैं। जी जी। तो हमें एक तो जब तक अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, हम नहीं समझते कि हमारे यहाँ टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी। अब उसके लिए हम क्या करें? हम अफगानिस्तान का कुछ भी नहीं कर सकते, सच्ची बात है। अगर किस हम एतबार से कुछ नहीं कर सकते? देखें, हम उन्हें नहीं मजबूर कर सकते कि वो पाकिस्तानी तालिबान को पनाह ना दे, वो कभी भी हमारी बात नहीं मानेंगे। हमें अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी सिक्योरिटी इतनी बेहतर करें। नहीं, हम वहाँ लोग से बीच में रह नहीं सकते ना तारिल खान साहब। या तो आप कहते हैं ना कि एक मुल्क जो दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान करता है, दोनों आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन वाजिया होते हैं, और फिर कहते हैं ना कि जंग के दौरान भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है किसी न किसी मामले के ऊपर, लेकिन जब ये ना पता हो कि आपकी जंग है नहीं है और फिर भी है, तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ सकती हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
अफगानिस्तान एक ऐसे लोग जो उनके साथ मिलके लड़े हैं, जिनका नाम टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, चाहे वो खरासानी ग्रुप हो या दूसरा ग्रुप हो। आप अगर ये समझते हैं कि वो उनका साथ नहीं देगा या उनको पनाह नहीं देगा, एक सिक्के के दो रुख हैं, जिनके कल्चर में ही पनाह देना शामिल है, जी जी, तो ये नामुमकिन है। हमें अपनी बॉर्डर को सिक्योर करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिप्लॉयमेंट ऐसी करनी होगी कि जो लोग जिन रस्तों से आते हैं वो मखसूस रास्ते हैं, बेशक वो बहुत ज़्यादा हैं, उन पर हमें निगरानी करनी होगी कि ताकि इस तरह के लोग ना आए, और जो आ चुके हैं वो कहाँ रह रहे हैं हमें उसका सुराग लगाना होगा और उनकी निगरानी करनी होगी। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं बेशक वो बहुत काम कर रही हैं, लेकिन उनका नेट जो है, मसलन क्या है, ISI का नेट किस हद तक होगा, क्या उनका थाना लेवल पर वर्किंग है? वो कहते हैं हम तो घर घर में बैठे हैं अच्छा, जी, अब थाना लेवल तो बहुत छोटी सी बात है। इवन देन देखें, वो पूरे मुल्क में पूरी गलियों और मोहल्लों में नहीं पहुंच सकते, और जिस तेज़ी के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप अजाफी कोई पुलिसमैन लगा दें, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिसमैन को आप जो गश्तों पर और दूसरी चीज़ों पर लगाते हैं या और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पर लगाते हैं, वहाँ से उठाकर उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर लगाएं। अब मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में जाते हैं, कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है फ़ौरन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम, पता नहीं टैक्सी ड्राइवर उनके पे रोल पर हैं या क्या है, उनको फ़ौरन पता चल जाता है। इसी तरह हमें नहीं, हमारे पास टैक्सी ड्राइवर हैं, उधर नहीं है, उधर अच्छा। और जदीद निज़ाम है। तो हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क जो है थानों में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थाने ही ऐसे हैं जो पूरे मुल्क के हर शहर और हर गली और हर मोहल्ले का अहाता किए हुए हैं। बाकी इदारे उस हद तक नहीं है, उनकी एक प्रायोरिटीज़ हैं, उसके मुताबिक वो चलते हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ अगर कोई किसी और तरफ लग गई है तो उन्होंने उस तरफ चल पड़ना है। और जो भी काम वो करते हैं टेररिज्म रिलेटेड, जो मुलजिमों को पकड़ते हैं, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि उन्हें कानून की प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, इसलिए एक नेशनल फोर्स का होना ज़रूरी है। आप ताकि नेशनल वो फोर्स के ऊपर लीगल अंदाज में काम करें। आप समझते हैं कि नेशनल फोर्स का क्याम बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। शकील किरदार साहब, कल हमने सुना हमारे वफाकी जो वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने फरमाया कि आगे चल के ऐसा हो सकता है क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा सकता है, बातचीत हो सकती है। और कल हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, हमारे आर्मी चीफ साहब ने कोर कमांडर से खिताब भी किया, बातचीत हुई आपस में। आने वाले दिनों में कोई एक और ऑपरेशन कह रहे हैं कि शुरू करना नागुज़ीर है, फ़ायदा होगा इससे? देखिए, ऑपरेशन के ऊपर जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी लंबी बहस शुरू हो जाएगी, आपका प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। हमें तमाम चीज़ों से बरातर होकर ना, लेकिन इस सवाल करने का मकसद ये है कि क्योंकि हमें पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहिए ना इसके ऊपर। हमारी सियासी जमातें जो इस वक्त वो तो आपस में तकसीम का शिकार हैं। हमारी जो एक बड़ी सियासी जमात है वो पार्लियामेंट से बाहर है। पार्लियामेंट क्या आपका मुल्क जो है अफोर्ड कर सकता है ऑपरेशन कोई, माली लिहाज से, इंतजामी लिहाज से? अमेरिका ने मदद का इशारा किया कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की माली मदद की जाएगी अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो। ट्विटर पे बाकी जगहों पे एक सवाल उठता है कि अफगानिस्तान की 4 ममालिक से उसकी सरहद लगती है, वहाँ टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान में क्यों है? नहीं, तो वाक़ई तो वहाँ पर भी होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। इस तरह नहीं होते जैसे KPK में होते हैं, पेशावर में होते हैं, बाकी जगहों पे हो रहे हैं। इस तरह कहीं नहीं बात बनी है। 100-150 बंदा एक ब्लास्ट मारा जाता है। इतने बड़े बड़े ब्लास्ट ऐसी जगहों पे हमले हुए पाकिस्तान में, इसका आप सबर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करें? हमारे पास तो ऑप्शन यही है ना कि एक बड़ी फौज है, एटमी कुव्वत है, एक बड़ा मुल्क है, बेशक हमारे निज़ाम नहीं है। निज़ाम, उस निज़ाम को ठीक करने के लिए फिर ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि इसका खात्मा हो। देखिए, आप देखना ऑपरेशन से क्या होगा, फिर क्या होगा ऑपरेशन से? अब सर झुका तो नहीं सकते ना। ऑपरेशन है, एक तो ऑपरेशन है कि हम एक खास इलाके में हमारी, पहले भी ऐसे किया हमने, ज़रबेज़ किया हमने, अच्छा, बहुत सारे ऑपरेशन, डेफिनेटली उसके लिए भी काफ़ी वसाइल चाहिए। और दूसरा जो है कि हम, जैसा कि हमने 22 नुकाती जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया था कि हमने टेररिज्म फाइनेंसिंग और बहुत सी चीज़ें, नफरत अंगेज स्पीच, उसमें कामयाबी हुई थी, उसमें कामयाबी हुई थी। और उसमें फिर मैं कहूँगा कि पुलिस ने बड़ा मेजर रोल अदा किया था। इस तरह के इस जो 22 नुकात हैं उनमें से ज़्यादातर नुकात जो है वो पुलिस से मुतल्लिक़ ही थे। तो हमें इन दोनों तरह का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर दूसरी तरह का ऑपरेशन जो है
ये हमें तो फिर साहब, से national action कितने ऑपरेशन हो चुके हैं अब अच्छा, तक बड़े? बहुत सारे बड़े इसके अलावा जो हमने मैं- बड़े खैबर छोटे वाला इसके अलावा जो मैं देखा, इसके बावजूद 100 बंदा मारा गया इसके इसके अलावा शहीद हुआ है। लेकिन हालात बेहतर हो गए थे, सुकून था। देखिए, हुए थे ना, फिर क्यों हुआ? मैं ये समझता हूँ, पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी, इस वजह से मेरे ख्याल चीजें बेहतर वो तो नहीं पिछले 1 साल से चली आ रही है। मैं हुई। ये हालात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। आपको, आपकी नजर में क्या, कौन सा ऐसी वजह है, कौन कसूरवार है? निजाम नहीं है सर, अब उस पे निजाम ने तो फिर देखें 8-10 साल हमने देखा कि चीजें बेहतर थी, इतनी खौफ नहीं था, इतनी दहशतगर्दी के इस तरह के रोजाना वाकयात नहीं थे, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हर बंदा, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करे, चीजें बेहतर हो सकती हैं, मुदाखलत छोड़ दे। मुदाखलत छोड़ दे। बस। अच्छा, ये भी है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ, बस इसके बाद मैं बात खत्म करूंगा कि हमें ये देखना है, हमें मुलजमों को कैफे किरदार तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। हमें अपना इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम जो है बेहतर करना होगा, इन्वेस्टिगेटर्स को टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ट्रेन करना होगा, और फिर हमें कुछ ऐसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। देखें, एक बंदे ने खुदकश को छोड़ दिया और खुद चले गए, किसी ने नहीं देखा, बाद में पकड़े गए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही बंदे थे जिन्होंने टेररिस्ट को छोड़ा? अगरचे वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए सबूत नहीं है कि हम उनको सजा दिलवा सके। तो हमें इस सिलसिले में कुछ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि हम जो है एक ऐसा कानून बनाएं कि उनको सजा मिल सके। मसलन अगर एक इस तरह का जो जुर्म कराने वाला है, टेररिज्म कराने वाला है, वो हमें जाके बताता है कि ये वो जगह थी जहाँ पर उसने टेररिज्म का वाक़या किया, और इस तरह से मैं आया, इस तरह से विक्टिम आया और इस तरह उसको टारगेट किलिंग की, तो उसका अगर हम एक मीमो बना लें गवाहों की मौजूदगी में, और वो मीमो एडमिजिबल हो, तो कोर्ट में एडमिजिबल हो, तो इस तरीके से सजा मिल सकती है। ये एक मैंने एक सजेशन दी है कि हमें अब इस तरफ जाना होगा। अगर पहली बात है लेजिस्लेशन के लिए फिर हमें असेंबली जाना पड़ेगा और सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। शकील कार साहब, मुख्तसर अगर आप तो रौली साहब, बात फिर वही आ गई, इख्तलाफ है, लेकिन कहूँगा ज़रूर कि अगर आप बात करते हैं प्रोसिक्यूशन की, तो मुझे बता दिया जाए कि पाकिस्तान पूरे में कितने दहशतगर्दों को सजा हुई और कितनी % अमल दरामद हुआ। हम छोड़ दें आम क्राइम को, कितनों को सजा हुई? फौजी अदालतों से हमने देखा कि कुछ लोगों को सजाएं हुई, बाकी इसके अलावा हमारे अमल दरामद कितना हुआ? बहुत कम ऐसे चीजें हैं। बस बात फिर वही है। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो चलो पुलिस बता दे, इस्लामाबाद पुलिस बता दे कि उसने अब पिछले 5 साल में कितने मुलज़िम पकड़े, कितनों को सजा हुई और कितने को सजाओं पे अमल दरामद हुआ। दहशतगर्दी की वाकयात में जमानतें हो जाती हैं सिर्फ कमजोर तफ्तीश की वजह से। सिर्फ तफ्तीश नहीं, दहशतगर्द के खिलाफ कौन आगे सबूत गवाही देगा? नहीं देता। अब फर्ज किया एक दहशतगर्द जो है उसने फोन किया दूसरे को, और फोन का उनका लिंक है, तो क्या वो डाटा जो है टेलीफोन का, क्या वो एडमिसिबल टू कोर्ट है? वो डाटा हम किसके जरिए से लेते हैं? हम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए रिक्वेस्ट लेते करते हैं। हैं। हम रिकवरी मीमो नहीं बना सकते, उसको एविडेंस के लिए जिसने हमें डाटा दिया है उसको अदालत में नहीं ला सकते। तो जब एविडेंस नहीं होगी तो उनको सजा कैसे होगी? और फिर ये टेररिस्ट बात रिकॉर्ड पर है कौन साहब देगा? सर, ये बात कौन statement देगा? रिकॉर्ड पर है कि पेशावर में एक टेररिस्ट जो है खुदकुश हमलावर, उसको अदालत में पेश किया, उसने माना कि मेरी जैकेट पहनी हुई थी, मैंने ब्लास्ट करना था। उससे पूछा गया कि अगर छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? उसने तो दोबारा मैं ब्लास्ट की कोशिश करूंगा, वो फिर भी छोड़ दिया गया। ये बात भी रिकॉर्ड पर है। वजह यही है कि अदालतों ने सबूत तो पर देखो, जाना है। आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने सर वक्त दिया प्रोग्राम में शिरकत की। शकील कर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की कि मामलात जो इस वक्त हैं ये आप तक पहुंचा सकें और हम लोग इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम लोग से मुराद हमारे रियासती इदारे और हमारी जो रियासत है और रियासत में मौजूद जो हुक्मरान हैं वो कैसे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। लेजिस्लेशन की बहुत अशद ज़रूरत है। लेजिस्लेशन कैसी होगी? जब तमाम तर सियासी जमातें, जब तमाम तर पोलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे बैठेंगे और चीज़ों को सीरियसली लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हालात आगे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।